ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। अरे आफ्टरनून ही चल रहा है अभी तो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, तो चैप्टर नंबर 16 अपन लोगों का चल रहा है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। कोई ऐसा जिसके पास में नोट्स अवेलेबल नहीं हो, जो कल परसों में नहीं आए और जिनको नोट्स नहीं मिले हो? मिल गए सब लोगों को? ठीक है, नहीं तो मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज अभी यहाँ पर अवेलेबल है, किसी के पास नहीं हो तो मुझसे ले लो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 अपन लोगों ने 2 दिन पहले चालू किया है, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी फैक्ट्री, किसी भी स्टेब्लिशमेंट के अंदर जब कोई काम करता है, वर्कर्स या लेबर्स काम करते हैं, तो उनके ऊपर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। क्या हुआ, नहीं है तुम्हारे पास? यही तो मैंने पूछा था अभी। किसके पास? तुम तो आई थी ना परसों, है ना? फिर अरे ये ले। ओके, चल, अब बात नहीं, सुनो। अरे आयुषी, उठो वहां से, अब या उसको बाहर निकलने दो। फर्स्ट बेंच पे आ जाओ फटाफट। चल, अरे पीछे मिल गए ना नोट्स, अब क्यों बात कर रहे हो? आवाज घर घर कर रही है। अभी ठीक है? अब ठीक है? चल सुनो इधर। तो चैप्टर नंबर 16 अपन लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। पहले जो अलग अलग कानून हुआ करते थे, उन 13 कानूनों को मर्ज करके एक नया कोड बनाया गया 2020 के अंदर, बराबर। जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, उनकी हेल्थ सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाएगा। वो जिस जगह पर काम कर रहे हैं, वो जगह काम करने लायक होनी चाहिए। तो अपन ने पढ़ा कि फैक्ट्री मतलब क्या होता है, फिर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कुछ कुछ इंसिडेंट्स होने पर आपको नोटिस भी फाइल करना पड़ता है, ये सब अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड कौन से स्टैंडर्ड्स, जैसे क्लीनलीनेस की बात अपन ने कल करी, वाटर फैसिलिटी की अपन ने बात करी, हेल्थ स्टैंडर्ड और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन अपना कल हुआ। फिर अपन लोगों ने पढ़ा अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग अथॉरिटीज भी इसके लिए बना रखी है। आज हम लोगों को डिस्कशन जो स्टार्ट करना है, वो डिस्कशन स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 34 से। आई बिलीव 33 तक का डिस्कशन अपना हो चुका था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो भी स्टेब्लिशमेंट है उसे रजिस्टर, रिकॉर्ड्स और रिटर्न जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेंगे। ये 33 नंबर का सेक्शन अपन लोगों का कंप्लीट हो गया था। बोलो हाँ या ना? यहां तक किसी को कंफ्यूजन? पीछे किशन, यहां तक क्लियर है बात? ठीक। फिर नेक्स्ट अपने को पढ़ना है अब सेक्शन नंबर 34। बात नहीं करनी है। सेक्शन नंबर 34 जिसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगी, इंस्पेक्टर अपॉइंट करने का काम करेगी। देखो भाई, सेक्शन नंबर 34 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट पावर, इंस्पेक्शन सिस्टम, हायरार्की एंड सेफ गार्ड रिलेटिंग टू द इंस्पेक्टर। ये जो इतना बड़ा कोड बना दिया इन्होंने, इस कोड के अंदर लगभग 90 सेक्शन है। कितने? 90। हर फैक्ट्री, हर स्टेब्लिशमेंट वो 90 सेक्शंस को फॉलो कर रही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, एक ऑफिसर जिसका नाम क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। कम फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि इस एक्ट को फॉलो करने में अगर कोई समस्या आ रही है, तो आपकी मदद जो पर्सन करेगा, जो फैसिलिटेट आपको करेगा, वो भी कौन ही होता है, इंस्पेक्टर। तो जो पर्सन है ये आपको चेक करेगा कि आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं, और अगर किसी रूल को फॉलो करने में कोई समस्या आ रही है तो आपकी मदद भी यही वाला पर्सन करेगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम है कि वो क्या करेगी, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अपॉइंट करेगी। और गवर्नमेंट जब भी किसी को अपॉइंट करती है तो अपॉइंट करने का तरीका क्या होता है, बाय मेकिंग अ डिक्लेरेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जिसे नोटिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। इंस्पेक्टर का काम क्या होगा, जो इस एक्ट के अंदर उसकी ड्यूटी लिखी से वो सारी ड्यूटी उसे फुलफिल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इंस्पेक्टर को क्या करना है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जांच करना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जांच करना। तो जांच किस चीज की करेगा इंस्पेक्टर, किस चीज की, कि कोड फॉलो हो रहा है या नहीं। ये जो इतना बड़ा कोड अपन लोग पढ़ रहे हैं, इस कोड के सारे प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एक फैक्ट्री इनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, उस फैक्ट्री में जाकर के इंस्पेक्शन करने का पावर भी किसको दिया गया है, इस इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को दिया गया है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्पेक्शन किस तरीके से करना है उसकी एक पूरी स्कीम आपको बताएगी। इंस्पेक्शन हो सकता है वेब बेस्ड, वेब बेस्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्शन हो सकता है,
हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन हम उनसे मांग सकते हैं, या फिर स्पेशल इंस्पेक्शन भी हो सकते हैं। इस इंस्पेक्शन के क्या क्या फीचर्स होंगे? सभी इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शंस को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाएगा। जैसे आप लोगों ने वो रेड मूवी देखी है, अजय देवगन वाली रेड मूवी, जिसके अंदर ऑफिसर्स को एकदम पहले बताया जाता है कि कहां पर रेड किया जाएगा, मतलब सस्पेंस पहले बना के रखते हैं कि हमें कहां पर इंस्पेक्शन करने जाना है। तो सभी रेड के पीछे, सभी इंस्पेक्शन के पीछे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। जो भी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होगी, वो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एक चीफ इंस्पेक्टर भी अपॉइंट करेगी। देखो इंस्पेक्टर तो अलग अलग होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग होंगे, बराबर। फिर साथ में एक अपॉइंट किया जाएगा क्या? चीफ इंस्पेक्टर। वो सारे इंस्पेक्टर्स का भी एक अपना मालिक होगा, उसे क्या कहा जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जिसे भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये स्टेट्स के लिए हो सकता है, मध्य प्रदेश के लिए एक चीफ इंस्पेक्टर हो गया, छत्तीसगढ़ के लिए एक चीफ इंस्पेक्टर हो गया, बिहार के लिए एक हो गया, या हो सकता है 2 स्टेट्स के लिए एक कर दें, या हो सकता है पूरी कंट्री के लिए भी एक अपॉइंट किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कितने इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करना चाहती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कुछ दूसरे ऑफिसर्स भी अपॉइंट करना चाहे तो जैसे एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी, अदर ऑफिसर्स अपॉइंट करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। इन ऑफिसर्स का पावर कितना होगा वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। कोई भी पर्सन जिसे इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है उसका क्या नहीं होना चाहिए? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट मतलब क्या? आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो वहां पर वो आपके पहचान वाला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका इंस्पेक्शन कैसा हो सकता है? बायस हो सकता है। कैसा हो सकता है? बायस। और हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी रिलेटेड पर्सन जो है वो सर्च सीजर इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक। और ऑल सच ऑफिसर्स, और उन सभी ऑफिसर्स को क्या, ये जितने भी इंस्पेक्टर्स होते हैं इनको क्या माना गया है? पब्लिक सर्वेंट्स माना गया है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब सरकारी नौकरी इन लोगों की कंसीडर की जाती है। कोई बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं, सिर्फ बताया गया कि गवर्नमेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, जिस अथॉरिटी का नाम क्या है? इंस्पेक्टर, जिसके पास तरह तरह के पावर होंगे, और उसमें एक स्पेशल पावर था, कौन सा? इंस्पेक्शन का। कौन सा पावर? इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन कब करना है, कैसे करना है, वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, किसके पास में? गवर्नमेंट के पास। वापस से इंस्पेक्शन की इंफॉर्मेशन किसको सबमिट करोगे आप? गवर्नमेंट को। देन कम सेक्शन नंबर 35। वो जो 34 में इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है अभी थोड़ी देर पहले, उसके क्या क्या पावर होंगे? तो उसके पास पावर होगा, वो किसी भी जगह पर क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है और उस जगह पर एंटर कर सकता है। वहां जाकर के किसी भी पर्सन से उनका बयान ले सकता है, मतलब किसी भी पर्सन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सेंसिटिव एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर अबाउट द कंप्लाइंस, मतलब अगर किसी एक्ट का, किसी फैक्ट्री के अंदर इस कोड का वायलेशन हो रहा है तो आप एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर्स को क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से इस एक्ट का कंप्लाइंस इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सर्च सीजर के दौरान आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट आप सामने वाले से मांग सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट को साथ में, अपने साथ में कॉपी करके ले जा सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर को कि वो जगह छोड़ करके बाहर चला जाए। जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, जब रेड वगैरह होती है तो क्या बोल देते हैं वो लोग कि सभी घर वाले लोग एक साइड चले जाइए, कोई भी किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट द एम्प्लॉयर टू कीप द प्रीमाइस अनडिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। इसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस की, सब्सटेंस का मतलब होता है आर्टिकल, कोई थिंग, उसकी अगर चेकिंग करवानी हो तो उसके लिए सैंपल भी ऑब्टेन कर सकता है। साथ ही साथ अगर किसी ने कोई नॉन कंप्लाइंस किया हो तो उसे नोटिस इशू किया जा सकता है कि आपने इस एक्ट का ये वाला वायलेशन किया है, इशू द शो कॉज नोटिस फॉर द वायलेशन। और किसी भी पर्सन से कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। आई बात समझ में? पावर आपको, आपने ये पढ़ा है कहीं पर, सीपीसी नाम का चैप्टर हो गया आपका जेआईजीएल में, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सिविल कोड के पावर दिए हुए हैं। ये सारे पावर सिविल कोड वाले ही हैं। ये सारे पावर कौन एक्सरसाइज करती है? सिविल कोड। वैसे ही सिविल कोड के सारे पावर किसको दे दिए गए हैं अपन ने? इंस्पेक्टर को। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर भी क्या काम कर रहा है? इंस्पेक्शन का काम कर रहा है। तो इंस्पेक्शन करते वक्त ये सारे पावर उसके पास में होने चाहिए, तभी तो वो इंस्पेक्शन कर पाएगा। बताओ क्या क्या पावर थे? किसी भी जगह पर एंटर करना, वहां जाकर के किसी का भी स्टेटमेंट ऑब्टेन करना, कोई भी सर्च सीजर करना, वहां से किसी भी सैंपल की कॉपी एक्सट्रैक्ट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने साथ में कॉपी एक्सट्रैक्ट करके ले जाना, एम्प्लॉयर को बोलना कि वो जगह छोड़ करके, अनडिस्टर्ब प्रीमाइसेस को छोड़ करके चले जाए। किसी एम्प्लॉय से कुछ मांगा जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उसे चाहिए तो। इसके अलावा शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है। किस चीज का? इस एक्ट का अगर कोई भी वायलेशन होता है तो उसका नोटिस भी इशू किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना?
कोई समस्या यहां तक? सेक्शन नंबर 37, थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। थर्ड पार्टी का मतलब कौन होता है? तीसरा आदमी। थर्ड पार्टी मतलब क्या? तीसरा आदमी। कभी कभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकती है चेक करने के लिए कि इस एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। ऑडिट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? चेकिंग। ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग। तो देखो, गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये वाला कोड बनाया और फैक्ट्रीज को बोला कि ये कोड फॉलो करना पड़ेगा। अगर फैक्ट्रीज ये फॉलो नहीं करती है या करती भी है तो ऐसे केस में उनका इंस्पेक्शन कौन करेगा? इंस्पेक्टर। पर हमें ऐसा लग रहा है कि इंस्पेक्टर अपना काम सही से नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, तो गवर्नमेंट ऑडिट किससे करवा सकती है? थर्ड पार्टी से भी करवा सकती है। सेक्शन नंबर 37 अलाउ द गवर्नमेंट टू अपॉइंट independent expert to conduct audit and certification of establishment, reducing the reliance on government inspector। जब हमें भरोसा कम हो जाता है किसके ऊपर? इंस्पेक्टर के ऊपर, तो हम क्या करते हैं? थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, जिनका काम भी क्या होता है? जाकर के चेक करना कि ये एक्ट प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकती है, और अपॉइंट करने का हमेशा क्राइटेरिया क्या होता है? बाय नोटिफिकेशन। ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को थर्ड पार्टी ऑडिटर बनाया है। ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन आर असाइन थ्रू रेंडमाइज्ड वेब बेस्ड सिस्टम। कौन से ऑडिटर को कौन सा ऑडिट मिलेगा वो किसी को नहीं पता होता है, वो लॉटरी सिस्टम निकाली जाती है कंप्यूटर से, नाम आ जाएगा उसके अंदर कि ये जो ऑडिटर होंगे ये इस फर्म का जाकर के क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। तो किसी को भी उसके बारे में पहले से पता नहीं चलता है, एक रैंडम सिस्टम इसके अंदर फॉलो किया जाता है। एक्सपर्ट का काम क्या है? कंडक्ट द ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन एज पर द स्कीम। जो गवर्नमेंट रूल्स बताए उन रूल्स के हिसाब से आपको ऑडिट करना पड़ेगा। सारे प्रिस्क्राइब्ड मैनर और प्रिस्क्राइब्ड पर्पस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और वो सारे ड्यूटीज जो गवर्नमेंट आपको बोले वो करना पड़ेगा। और आपकी जो भी रिपोर्ट आए वो रिपोर्ट किसको सबमिट कर देना? एक तो एम्प्लॉयर को, जिसके यहां पर आपने इंस्पेक्शन किया, और दूसरा किसको? इंस्पेक्टर को। आपकी ऊपर की अथॉरिटी कौन है? इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर वो किसको सबमिट कर देगा? चीफ इंस्पेक्टर को। और चीफ इंस्पेक्टर किसको दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने भी इंस्पेक्शन ऑर्डर किया होगा। आई बात समझ में? क्या ये दोनों सेक्शन क्लियर है? 34 एंड 35 किस बारे में था? 34 बताता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अपॉइंट कर सकती है, और 35 बताता है उसके पावर्स क्या है। फिर 36 ही था ना शायद ये वाला, 36 अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर 37 में अपन ने पढ़ा कि जब गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर के ऊपर रिलायबिलिटी कम होती है तो वो यही काम इंस्पेक्शन का किससे करवा सकती है? थर्ड पार्टी एक्सपर्ट से करवा सकती है, जिसे थर्ड पार्टी ऑडिट भी हम लोगों ने बोला। आई बात समझ में यहां तक? एक काम करो, ये तीनों सेक्शन की एक बार कंटिन्यूस रीडिंग लगा लो। चलो भाई पढ़ो।
एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, सेक्शन नंबर 43, क्या महिलाओं से काम करवाया जा सकता है? बिल्कुल, बराबरी से काम करवाना है। सेक्शन 43 इंश्योर्स दैट women have right to be employed in all the establishment for all types of work, सारे काम करवाए जा सकते हैं हर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। बस ध्यान किस चीज का रखना है? उनकी सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। विमेन कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट, सभी तरह के काम उनसे करवाए जा सकते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क। विमेन में वर्क बिफोर 6 AM, 6 बजे से पहले, मतलब नाइट शिफ्ट भी अलाउड है, कोई समस्या वाली बात नहीं, पर उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी आपको? कंसेंट ऑफ द विमेन। और ध्यान रखना है किस चीज का? उनकी सेफ्टी का, हॉलीडेज का, वर्किंग आवर्स का, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो विमेन में वर्क बिफोर 6 AM, मतलब सुबह 6 बजे से पहले भी काम करना चाहें तो कर सकती है, शाम को 7 बजे के बाद भी करना चाहें तो कर सकती है, मतलब नाइट शिफ्ट भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। बस उसमें उनकी क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए, जबरदस्ती आपको काम नहीं करवाना। एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सच आर इज सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब कंडीशन, उनकी सेफ्टी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अ कंपनी कैन एम्प्लॉय विमेन इन द नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में काम करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर कंसेंट इज टेकन, पहले उनसे पूछ लो। एंड सेफ्टी मेजर, जैसे कि उनका ट्रांसपोर्ट, फिर उनको घर पे छुड़वाने की व्यवस्था भी एम्प्लॉयर को करना पड़ेगी, और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो रात में भी काम करवाना है तो नाइट शिफ्ट भी अलाउड है, कोई समस्या नहीं। तो महिलाओं के काम करने पे कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं, बराबरी से काम कर सकते हैं, हर जगह हर तरह का काम उनसे करवाया जा सकता है। सेक्शन नंबर 44, एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन इन द डेंजरस ऑपरेशन। डेंजरस ऑपरेशन का मतलब क्या? ऐसी जगह जहां पर थोड़ा सा खतरा है, तो खतरे वाली जगह पर ज्यादा सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। वहां भी काम करने से मना नहीं किया है, पर वहां पर थोड़ी सी सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ेगी। डेंजरस ऑपरेशन मतलब क्या? कोई ऐसे केमिकल को हैंडल करना है जो नुकसान दे सकता है, हाई टेम्परेचर वाला काम है, जहां पर एक्सप्लोजिव बम बारूद बनाए जा रहे हैं, यहां पर थोड़ी सी रिस्क ज्यादा होती है, तो यहां पर आपको थोड़े से ज्यादा सेफ्टी मेजर लेने पड़ेंगे। सेक्शन 45 प्रोवाइड्स दैट वेयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन इज इन हैजार्डस और डेंजरस ऑपरेशन, तो ऐसे केस में उनकी हेल्थ सेफ्टी का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो कोई सी भी स्टेब्लिशमेंट हो, इफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन इज कंसिडर्ड डेंजरस, तो ऐसे केस में उसे एडिक्वेट सेफ्टी, एडिक्वेट सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कब करने पड़ेंगे? बिफोर एम्प्लॉइंग, काम करवाने से पहले आपको उन्हें सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्या क्लियर है बात? तो ऊपर वाले में अपन ने पहला क्लियर किया कि नाइट वर्क करने में कोई समस्या नहीं, दूसरे में बोला डेंजरस काम करने में भी कोई समस्या नहीं, बस डेंजरस काम के समय पे ध्यान रखना है थोड़ी और ज्यादा सेफ्टी का। बराबर बात, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं। ये दो सेक्शन रीड करो। चलो, विमेन से रिलेटेड ये दो सेक्शंस थे जो अपने कोर्स का पार्ट है, रीड करो इनको। आगे वाली बेंच पे आ जाओ।
नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अभी तक जो अपन ने बात करी वो सब फैक्ट्री से रिलेटेड बातें थी। पहले एक एक्ट हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, उसको भी इस एक्ट में मर्ज कर दिया गया, बड़ा एक्ट था, तो उसके कुछ प्रोविजन सब यहां पर दिए हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है पहले तो अपन वो समझते हैं, फिर बाद में समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर ये वाला एक्ट लगेगा या नहीं। ठीक, तो देखो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉय किए जाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, अब एबीसी लिमिटेड के अंदर 40 लोग तो ऐसे हैं जो लोग रोज काम पर आते हैं, जिन्हें एम्प्लॉय कर लिया गया है, जिन्हें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ये 12 महीने काम करते हैं लोग, रोज सुबह आते हैं और शाम तक बैठ करके काम करते हैं। बराबर, काम है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, ये लोगों को तो कंपनी ने एम्प्लॉय कर रखा है। इन्हें बोलते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज। क्या बोलते हैं इन्हें? परमानेंट एम्प्लॉयज। पहले तो ये हो गए। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें समय समय पर बुलाया जाता है और उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्या बोलते हैं उन्हें? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कि जब काम पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है तो उनको एम्प्लॉय कर लिया जाता है, क्योंकि उनका पूरा साल काम ही नहीं है अपने को, जिस समय पर जरूरत पड़ती है उन्हें उस समय पर और बुला लिया जाता है। जैसे मान लो हमारी कंपनी के अंदर एक इवेंट होने वाला है। अब क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर इवेंट होने वाला है, तो वो इवेंट जो है उसके लिए हमें 50 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। कितने की? 50। क्या 50 सिक्योरिटी गार्ड पूरे साल चाहिए क्या मुझे? नहीं, मुझे सिर्फ वो इवेंट जो हो रहा है उस इवेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो 50 लोगों को मैं नौकरी पे तो नहीं रख सकता ना, बराबर बात है। तो मुझे सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए, तो मुझे चाहिए 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जिनसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा क्या? कि एक दिन का हमारी जो एनुअल इवेंट है, उस एनुअल इवेंट के दिन इतने लोगों को आना है और यहाँ पर काय की सर्विस देनी है, सिक्योरिटी सर्विस देनी है और फिर चले जाना। उसके बाद से हमें कोई, अगले दिन से हमें कोई मतलब नहीं। बराबर। अब हो सकता है कि ये 50 लोगों को मैं खुद से जानता हूं, पर इसके चांसेस बहुत कम। बराबर बात है क्या? इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मैं अकेला जान सकता हूं क्या? नहीं। तो ऐसे केस में मैं एक पर्सन को कांटेक्ट करता हूं और बोलता हूं कि 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर दिलवाओ। वो जो पर्सन होता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्ट्रैक्टर। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्ट्रैक्टर। तो देखो 3 लोग हुए, एक है एबीसी लिमिटेड, बराबर, एक है वर्मा जी, और फिर है 50 सिक्योरिटी गार्ड। बराबर। काम करने वाले कौन? ये 50 लोग। काम ये लोग करेंगे। काम करवाने वाला कौन? पैसे वैसे कौन देगा? एबीसी लिमिटेड, क्योंकि काम तो इसी के यहां पर है। ये कौन है? ये सिर्फ फैसिलिटेट करने वाला है। इन 50 लोगों को इस कंपनी के साथ जुड़वाने का काम कौन कर रहा है? ये आदमी। ठीक, तो ये जो है इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपनी लेबर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बराबर। ये जो वर्मा जी हुए इन्हें कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। क्या कहते हैं इनको? कॉन्ट्रैक्टर। और ये जो एबीसी लिमिटेड है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। आई बात समझ में? देखो ये तीनों एग्जाम्पल अगर क्लियर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रोविजंस अपने समझने से कोई मतलब नहीं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है समझ में आया? ट्रांजेक्शन समझ में आया? पक्का? ठीक, ऐसा ही एक घर का एग्जाम्पल भी हो सकता है अपने। जैसे मान लो अपने यहाँ पर शादी है, तो शादी में केटरिंग वाले लोगों की जरूरत पड़ती है या नहीं? शादी तो साल में साल में क्या 10 साल 5 साल में एक बार आ रही है घर में शादी। बराबर। तो क्या केटरिंग वालों को नौकरी पे रख ले अपन कि भाई अगले 5 साल बाद शादी आएगी तो आज से ही नौकरी करो? ऐसा होगा क्या? नहीं। जब शादी होती है तो हम किसी पर्सन को बुला लेते हैं और क्या बोलते हैं कि भाई 50 केटरर की जरूरत हमें उस समय पर रहेगी केटरिंग वाले लोगों की। तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर आता है और वो क्या करता है 50 लोग अपने साथ लेकर के आ जाता है। बराबर बात। तो यहां पर भी मैंने यही शादी वाले घर का एग्जाम्पल लिया कि मान लो हमारे घर पे शादी है, तो हमने मिस्टर वर्मा को बोला कि कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहिए हमको? फूड और वेटर। तो वो हमें सप्लाई करने वाले एक हैं। तो वेटर जो होंगे वो कौन हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। शर्मा जी कौन हो जाएंगे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय नहीं, शर्मा जी कौन हो जाएंगे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और ये मिस्टर वर्मा कौन हो गए? कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि इन्होंने वो वेटर सप्लाई करने का काम हमको किया। हाँ या ना?
यही एक तीसरा एग्जाम्पल है अगर आपको लगता है तो। मान लीजिए कंपनी है जिसका नाम है इंदौर टेक्सटाइल लिमिटेड। उन्होंने मिस्टर शर्मा को हायर किया और क्या बोला कि हमें 50 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तो 50 सिक्योरिटी गार्ड कौन हो गए? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। मिस्टर शर्मा कौन हो गए? कॉन्ट्रैक्टर। और जो काम करवा रहे हैं वो कौन है? इंदौर टेक्सटाइल लिमिटेड, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। बराबर बात है क्या? ठीक। देखो ये जो एग्जाम्पल अपन ने देखा, काम कौन करेगा इसके अंदर? सिक्योरिटी गार्ड। पैसा मिलेगा किसको इसमें से? वेजेस किसको मिलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। किसको मिलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। बतलाओ वेजेस देगा कौन? एम्प्लॉयर। कौन देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन लोगों को पैसे दे रहा है या नहीं, इस चीज को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की। क्योंकि ये लोग तो इसको जानते हैं क्या? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर का ध्यान रखें, उन्हें प्रॉपर वेजेस मिले हैं या नहीं मिले उस चीज का ध्यान रखें। वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिस जगह पर काम करने जा रहे हैं वहां पर उनके साथ सही व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको सेफ हेल्थ वर्किंग कंडीशन मिल रही है या नहीं, वो पूरा जिम्मा किसके ऊपर है? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर समझ में आया, कॉन्ट्रैक्टर समझ में आया और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर समझ में आया। क्या तीनों बात क्लियर है? अब ये तीनों बात क्लियर है तो आगे के कुछ प्रोविजंस में कोई समस्या नहीं। सेक्शन नंबर 45, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पार्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सेक्शन 45 डिफाइंस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रोविजन आपकी कंपनी के ऊपर कब लगेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रोविजन क्या होते हैं वो तो अभी अपन पढ़ेंगे। जो भी प्रोविजंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले प्रोविजन आपके ऊपर तब लगेंगे जब उस ऑर्गेनाइजेशन में 50 या 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय किए गए। जैसे एबीसी लिमिटेड ने पूरे साल में मात्र 30 कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवाया तो एबीसी लिमिटेड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। कब लगेंगे? जब 50 से ज्यादा लोग होते तब। और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कब लगता है? जब उसने 50 से ज्यादा लोगों को सप्लाई किया। 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर उसने सप्लाई किए तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। मतलब एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? 50 लोगों के बाद। आई बात समझ में? फैक्ट्रीज वाले की एप्लीकेबिलिटी कब आई थी? जब वो फैक्ट्री थी। और फैक्ट्री कब होती है? 20 या 40। 20 या 40, हाँ या ना। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले प्रोविजन कब एप्लीकेबल होंगे? जब 50 से ज्यादा लोगों को एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपने एम्प्लॉय किया हो तो आपके ऊपर एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लगेंगे, या फिर आपने 50 से ज्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर में सप्लाई किया हो तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपके ऊपर ये वाले प्रोविजंस लगेंगे। हाँ या ना? बोलो इसके अंदर कोई समस्या? यहां तक, यहां तक कोई समस्या? पक्का क्लियर है यहां तक की बात? ठीक। बस ये वाले जो प्रोविजन है ना नीचे के, इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अपने को सिर्फ कितनी एप्लीकेबिलिटी ध्यान रखनी है? 50 वाली। ये इंटरमिटेंट कैजुअल नेचर का जो वर्क है ये अपने काम का नहीं। क्या क्लियर है यहां तक की बात? तो ऐसा मान लो कि सेक्शन 45 सिर्फ ये पहले पॉइंट तक का काम है। एक आध लाइन जब मैं नोट्स लिख करके भेजूंगा तो नीचे वाली लिखी होगी, बाकी उसके ऊपर दिमाग अपने को नहीं लगाना। क्या क्लियर है यहां तक बात? तो अब अपन जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड प्रोविजन बताओ किसके ऊपर अप्लीकेबल होंगे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। क्या हर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगेंगे? क्या नहीं, उनके ऊपर लगेंगे जिन्होंने 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ डील किया होगा। बराबर? बराबर बात? ठीक। सेक्शन नंबर 46, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो भी अपन पढ़ेंगे अभी आगे चल के, वो वाले सारे प्रोविजंस का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, उस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी। उसका नाम क्या है? गेजेटेड ऑफिसर। जैसे अभी अपन ने सेक्शन 34 में पढ़ा था ना, एक ऑफिसर जिसका नाम क्या था? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। वैसे ही गवर्नमेंट ने एक और ऑफिसर अपॉइंट किया जिसका नाम क्या है? गेजेटेड ऑफिसर, जो चेक करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो प्रोविजंस हैं वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक गेजेटेड ऑफिसर अपॉइंट करेगी जिसका काम होगा इस एक्ट के अंदर लाइसेंस को इश्यू करना, लाइसेंस को कैंसिल करना, या जो काम गवर्नमेंट दूसरे बोले वो सारे काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक की बात? देखो मैंने इतना डिटेल में दिया जरूर है क्योंकि मॉड्यूल में दिया हुआ है, पर अगर आप देखें तो काम की बात हर सेक्शन में से मुश्किल से 2 लाइन की निकल करके आएगी। वो दिए पॉइंट्स में है। अगर मैं इसको पैराग्राफ में करता
तो इतने से पैराग्राफ में खत्म हो जाता, पर मैंने उसको पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन बहुत बड़ा है, सेक्शन तो बहुत छोटी सी ही बात करता है। अपने को की पॉइंट ध्यान रखना है कौन सा, कि गवर्नमेंट एक गेजेटेड ऑफिसर अपॉइंट करेगी जिसका काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के प्रोविजंस के कंप्लायंस को इंश्योर करना, साथ ही साथ लाइसेंस इशू करना, लाइसेंस कैंसिल करना, और वो सारे दूसरे काम करना जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, बस खत्म। हाँ या ना, क्लियर यहां तक की बात। सेक्शन नंबर 47, लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर वर्ड का मतलब आपको क्लियर है, ये लाइन मैंने नहीं भी लिखा हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या लिखा है यहां पर, कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्लियर है। बताओ कॉन्ट्रैक्टर कौन था अपने एग्जाम्पल में, वर्मा, मिस्टर वर्मा, जिन्होंने वो 50 सिक्योरिटी गार्ड एबीसी लिमिटेड को सप्लाई किए थे, बराबर। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, आप अगर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। और बताओ लाइसेंस कौन इशू करेगा, गेजेटेड ऑफिसर, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, क्योंकि गेजेटेड ऑफिसर का काम ही क्या है, लाइसेंस इशू करना, बराबर बात। हाँ या ना, क्लियर यहां तक की बात। तो सेक्शन 47 मैंडेट्स, मैंडेट्स का मतलब होता है कंपल्शन डालना। मैंडेट्स दैट कॉन्ट्रैक्टर इंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर मस्ट ऑब्टेन वैलिड लाइसेंस इंश्योरिंग रेगुलेशन एंड कंप्लायंस। देखो क्या लिखा है, नो कॉन्ट्रैक्टर शेल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर अनलेस वैलिड लाइसेंस इज ऑब्टेन। आप जब तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास में क्या ना हो, वैलिड लाइसेंस ना हो। तो पहले लाइसेंस ले लो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू करना। लाइसेंस इज इशूड आफ्टर वेरीफाइंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। गवर्नमेंट की कुछ क्वालिफिकेशन होगी, वो क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद ही आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। लाइसेंस के अंदर लिखा हुआ होता है कि आप कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर सकते हैं। आपको हर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पीछे पहले गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना पड़ता है, और ये हर काम के लिए अलग अलग होता है। अगर आप 4 तरह के काम करते हैं तो आपको लाइसेंस 4 तरह के अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के मिलेंगे, वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर। लाइसेंस देते वक्त आपसे पूछ लेंगे कि भैया जो कॉन्ट्रैक्टर से तुम काम करवा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से तुम काम करवा रहे हो, ध्यान रखना कि उनके वर्किंग आवर्स 8 घंटे से ज्यादा ना हो। अगर वो ओवर टाइम करे तो उनको 2 गुना पैसा मिले। ये सब पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे ढोल दी अपन ने, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। किसको अपन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 14। बताओ क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। वो आर्टिकल ये बात भी बोलता है ना कि दो लेबर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। परमानेंट लेबर का ध्यान तो तुमने अभी तक ऊपर के प्रोविजंस में कर लिया, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनका क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए ये बना दिया। गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी कर रही है, बाय मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोविजंस। आ रही है बात समझ में, आ रही है। चैप्टर 14 पहले क्यों पढ़ाया था, लिंकिंग समझ में आ रहा है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की है उसे गवर्नमेंट कुछ इन कोड इन एक्ट्स के थ्रू पूरा करने की कोशिश कर रही है, बराबर बात। लाइसेंस कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ऑथोरिटी। कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग इन द मल्टीपल स्टेट मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द, अगर आप अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं तो लाइसेंस किससे ले लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर आप एक ही स्टेट में काम कर रहे हो तो लाइसेंस किससे ले लेना, उस स्टेट गवर्नमेंट से, तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर पूरे इंडिया में सप्लाई करते हो तो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लो। आप सिर्फ मध्य प्रदेश में कर रहे हो तो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट से ले लो। क्लियर, बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन, सेक्शन 47 तक कोई कंफ्यूजन? फिर भी एक बार 47 तक पहले रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रोसीजर फॉर द इश्यू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी है। और एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी, इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा फॉर्म, कौन सा मैनर, जो गवर्नमेंट बताएगी, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। एप्लीकेशन के अंदर लिखना है कि आप कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर में डील करेंगे, कौन सा काम करेंगे, और दूसरी डिटेल जैसे कि क्या, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। बताओ इसका मतलब क्या होता है। वर्कर मतलब काम करने वाले लोग, माइग्रेंट मतलब घूमने फिरने वाले लोग। और कहां घूम फिर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। तो क्या आपके पास में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं जो है मध्य प्रदेश के, पर आप उन्हें दिल्ली में काम करने के लिए भेजेंगे, उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए भेजेंगे, तो उनकी डिटेल भी आपको एप्लीकेशन में मेंटेन करनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन आप फाइल करोगे वो एप्लीकेशन को फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, हमें पता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन सी है, गेजेटेड ऑफिसर, वो गेजेटेड ऑफिसर इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी और आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। कितने समय तक वैलिड होता है, 5 सालों के लिए लाइसेंस वैलिड होता है। जैसे आपने जब पहली बार कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एप्लीकेशन फाइल करी, कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस की एप्लीकेशन फाइल करी, तो आपने बताया होगा कि मैं 20 या 30 या 80 लेबर को सप्लाई करूंगा। बाद में आपका काम अच्छे चलने लग गया तो आपने बोला है कि मैं 80 नहीं, मैं तो कितने लग करना चाहूंगा, 120। तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा लाइसेंस के अंदर। वहीं पर बैठ जाओ, अभी क्या करवाना पड़ेगा, लाइसेंस के अंदर अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। तो इफ अ कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर, अप्लाई फॉर द अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट करते वक्त आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगी। बस इतनी छोटी सी बात। बोलो क्या सेक्शन नंबर 48 तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई कंफ्यूजन। आसान सेक्शन था ये वाला, कॉन्ट्रैक्टर वाले सेक्शन तो आसान है। देन कम सेक्शन नंबर 49। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कोई भी कमीशन नहीं लेगा। तो बताओ कमीशन नहीं लेगा तो बेचारे का काम कैसे चलेगा। जैसे ये लेबर है और ये एबीसी लिमिटेड है, बीच में है वर्मा जी, ठीक है। तो लेबर को जुड़वा दिया अपन ने किसके साथ, एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड पैसा किसको दे रही है, लेबर को। तो वर्मा जी क्या खाली बैठेंगे, ऐसा काम क्यों करवा रहे वो, इनका कहां से आएगा पैसा, ये पैसा लेंगे एबीसी लिमिटेड से। इनसे ले लो, किनसे नहीं लेना, गरीब लोगों से नहीं लेना, जो वर्कर्स है ना, इनसे आपको कोई पैसा ऑब्टेन नहीं करना है। तो नो फीस और कमीशन फ्रॉम द वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्टर पैसा किससे लेगा कमीशन का, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। किससे पैसा लेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। बोलो बात बराबर है क्या, यहां तक कोई समस्या, यही बात यहां पर लिखी है। कॉन्ट्रैक्टर शेल नॉट चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। आप कोई भी पैसा नहीं लोगे किससे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। किसी भी नाम पे नहीं लेना है, फीस के नाम पे नहीं लेना है, कमीशन के नाम पे नहीं लेना है, किसी दूसरे नाम पर नहीं लेना। ना तो डायरेक्टली लेना है ना ही इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या, आपने बोल दिया कि भाई जितना भी पैसा तुमको देंगे उसमें से 1,000 रुपए पहले मुझे देना। या इनडायरेक्टली का मतलब क्या बोल दिया कि भाई जितना पैसा तुम्हारे पास में आएगा उसको 6 महीने में अपन हिसाब करेंगे और उसमें से 5% 10% तुम्हें मेरे इस रिलेटिव को देना पड़ेगा। ऐसा इनडायरेक्ट भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट, ना तो पूरा और ना उसका कुछ पार्ट, ना तो होली ना पार्शियली, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। क्यों, ताकि वर्कर को प्रताड़ित होने से बचाया जा सके, टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन। आई के बाद बराबर, यहां तक कोई समस्या। पैसा कहां से आएगा बेचारे के पास में, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से ले लो, हमें कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं। देन कम सेक्शन नंबर 50, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर का मतलब क्या, जब भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करेगा किसके पास, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, तो जितने जितने लोग आप सप्लाई करोगे उतने का आपको वर्क ऑर्डर बनाना पड़ेगा। जैसे कि इनवॉइस होता है ना, उसी को यहां पर क्या बोलते हैं, वर्क ऑर्डर बोलते हैं। तो when a contractor receives the work order to supply the contract labor or to execute any work through the contract labor, कॉन्ट्रैक्टर किसे इन्फॉर्म करेगा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन है, गेजेटेड ऑफिसर। इंटीमेशन टू बी गिवन इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड मैनर। गवर्नमेंट का रूल आएगा, मान लो बाद में गवर्नमेंट ने बोला है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करो उसके 4 दिनों के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हमारे पास फाइल करो। तो 4 दिनों के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अपने को सप्लाई करना
पड़ेगा। अगर आपने बताया नहीं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, तो आपके लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड या फिर क्या कर सकते हैं, कैंसल। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको क्या दिया जाएगा, बोलने का मौका, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बोलो क्या यहां तक कोई समस्या? एक काम करो, सेक्शन नंबर 50 तक एक बार रीड कर लो। चलो।
क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 इज अ रेवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द लाइसेंस। जो लाइसेंस अभी इशू किया है उसको क्या किया जा सकता है? रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिल। रिवोक मतलब क्या होता है? कैंसिल। सस्पेंड मतलब क्या? कैंसिल करने की पहले वाली स्टेज। पहले सस्पेंड करते हैं, जब प्रूव हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? रिवोक। और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज, कोई डिटेल को अपने को चेंज करना। कब लाइसेंस को रिवोक या सस्पेंड किया जा सकता है? जब लाइसेंस लेते वक्त आपने झूठ बोला हो और ऐसा हमें पता चल गया। झूठ बोलो पर पता मत चलने दो, पता चल गया तो क्या हो जाता है? लाइसेंस कैंसिल। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन रिवोक और सस्पेंड द लाइसेंस अगर आपने क्या किया हो? मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी हो, या फिर आपने इंफॉर्मेशन तो सच्ची दी थी पर इस एक्ट का क्या कर दिया? नॉन कंप्लाइंस। जो एक्ट के प्रोविजंस थे वो फॉलो नहीं किए। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि एक्ट में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कोई भी कमीशन नहीं लेना, और हमने आपको कमीशन लेते हुए पकड़ लिया, तो ये नॉन कंप्लाइंस हो गया। तो ऐसे केस में आपके लाइसेंस को पहले तो क्या करेंगे? सस्पेंड। सस्पेंशन के समय पे की जाती है इंक्वायरीज, और उसके बाद क्या कर देंगे? बाद में रिवोक। पता चल गया कि तुम्हारी गलती थी तो बाद में उसे रिवोक कर दिया जाएगा। हालांकि लाइसेंस को रिवोक करना या सस्पेंड करना इन एडिशन टू पेनल्टी है, मतलब जो पेनल्टी लगेगी वो तो लगेगी, पैसे तुमसे लेंगे वो तो लेंगे ही सही, जेल भेजना है वो तो भेजेंगे ही सही, साथ साथ में लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको क्या दिया जाएगा? बोलने का मौका। बिना बोले किसी का भी लाइसेंस वाइसेंस कैंसिल नहीं होता है। ये इस एक्ट का, इस सेक्शन का फीचर नहीं है, ये जुडिशियल प्रोसेस का फीचर है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि किसी को भी बोलने के मौका देने से आप पीछे नहीं रख सकते। और लाइसेंस कैंसिल करने की बात अपन ने ऑलरेडी ऊपर कर ली कि अमेंड करने की बात अपन ने ऑलरेडी ऊपर अभी कर ली कि लाइसेंस अमेंड करना हो तो आपको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। वही बात वापस से यहां पर दी हुई है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अमेंड कर सकती है आपका लाइसेंस। बोलो यहां तक कोई समस्या? सेक्शन नंबर 52। अगर आपको सेक्शन 47, 48 या 51 में जो भी कोई ऑर्डर पास किया है गवर्नमेंट ने, जैसे आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया या आपका लाइसेंस क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, और आपको अथॉरिटी की बात पसंद नहीं आई, तो आप उसके खिलाफ क्या फाइल कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो। अपील किसके पास फाइल होगी? अपीलेट अथॉरिटी के पास। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। हालांकि 30 दिन बाद भी अपील फाइल करने दी जाएगी अगर आपने सफिशिएंट कॉज शो किया होगा तो। क्या आप लोगों का लिमिटेशन एक्ट नाम का एक चैप्टर हो चुका है? नहीं। जेआईजीएल के अंदर लिमिटेशन एक्ट नाम का चैप्टर आएगा जहां आप पढ़ते हैं सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है। जब बीमार हो गए अपन तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? सफिशिएंट कॉज अपने को मिल जाता है, बराबर। हालांकि वो वहां पर आएगा सफिशिएंट कॉज का मतलब। तो जब भी सफिशिएंट कॉज होता है तो 30 डेज के समय को आगे बढ़ाया जा सकता है, बराबर बात यहां तक? बोलो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? बेसिक सा ये वाला सेक्शन था, सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 52 अपील। सेक्शन नंबर 53 ये देखो, लाइबिलिटी किसकी आगे बेचारे की? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब समझते हो ना तुम लोग? कौन है? काम करवाने वाला मेन आदमी, जिसके यहां पर काम की जरूरत थी, काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। तो सेक्शन 53 क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या प्रोवाइड करे? वेलफेयर फैसिलिटी। क्या प्रोवाइड करे? वेलफेयर फैसिलिटी। और वेलफेयर फैसिलिटी अभी अपन लोगों ने पढ़ी थी 23, 24 में। पीने का पानी, हाथ धोने की जगह, नहाने की जगह, खाने की जगह, कैंटीन, एम्बुलेंस रूम, वो सब जो पढ़ा था वो सब किसकी जरूरत है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिंसिपल, क्योंकि काम तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के यही कर रहे हैं ना। अरे कॉन्ट्रैक्टर तो वर्कर सप्लाई कर रहा है पर काम तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहे हैं कहां पर? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के जगह पर। तो वहां पर ये सारी सुविधा मुहैया करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, टू इंश्योर द बेसिक हेल्थ सेफ्टी एंड द वेलफेयर फैसिलिटीज। बोलो कोई समस्या यहां तक? यहां तक कोई समस्या? इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग द कॉन्ट्रैक्ट लेबर फ्रॉम अ नॉन लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर। क्या लिखा है यहां पर? इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग, बता सिर्फ इतना सा पढ़ करके बताओ कि इसके अंदर क्या लिखा होगा? कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस नहीं था और उसने सप्लाई की, तो उसकी बात नहीं कर रहे, जिसने उस कॉन्ट्रैक्टर से लोगों को लिया उसके साथ क्या होगा? मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ क्या होगा? इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर
फ्रॉम अ नॉन लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में लाइसेंस नहीं था, उससे अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय कर लिए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस, पहली बात तो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना चाहिए। इफ अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इंगेजेस कॉन्ट्रैक्ट लेबर थ्रू नॉन लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर, माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बिकम्स लाइबल। गलती किसकी मान लेंगे अपन? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। अरे कॉन्ट्रैक्टर की तो मानेंगे ही सही, कॉन्ट्रैक्टर की तो गलती मानेंगे ही सही, पर गलती किसकी भी मान लेंगे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इसका मतलब पता है, जब भी कोई कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टेक्ट करती होगी कि तुम हमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करो, तो पहले उसका लाइसेंस चेक करती होगी, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं होगा तो इनकी भी 12 बज जाएगी ना, इनका भी क्या मान लिया जाएगा? नॉन कंप्लाइंस मान लिया जाएगा। बोलो समस्या इसके अंदर कुछ? सेक्शन नंबर 54। सेक्शन नंबर 55, responsibility for the payment of the wages. Section 55 fixes the responsibility or payment of the wages in the contractor. पहली लाइबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? कॉन्ट्रैक्टर। लाइबिलिटी डाली है, पैसा तो कौन ही पे करेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये मेक श्योर करेगा कि वो उनको पैसा दे, क्योंकि सप्लाई किसने करवाया है? कॉन्ट्रैक्टर ने। तो पैसा तो कौन ही देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने पैसा दिया नहीं दिया, समय पर दिया नहीं दिया, कम दिया ज्यादा दिया, ये सब इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है। विद द सेकेंडरी लाइबिलिटी ऑन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू इंश्योर वर्कर्स आर पेड। मान लीजिए जो आप बात कर रहे थे उधर पीछे से, अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि आप तो पैसे मेरे को दे दो, मैं पैसे किसको दे दूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। और अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे ले लिए और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं दिए, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, कि वो पैसा दे वापस से, उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे। हम किसका नुकसान बियर नहीं करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। बाद में इन दोनों को निपट लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। हमारा काम इन एक्ट के थ्रू किसको बचाना है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को। मतलब जो गरीब क्लास होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 55 फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द वेजेस ऑन द कॉन्ट्रैक्टर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिए तो फिर कौन पैसे देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। पैसे कैसे दिए जाएंगे? बैंक ट्रांसफर के थ्रू। कैश वेज देना अलाउड नहीं। कॉन्ट्रैक्टर मस्ट इन्फॉर्म प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इलेक्ट्रॉनिकली अबाउट द पेमेंट। और फिर वो इन्फॉर्म करेगा कि देखो भाई मैंने पैसे दे दिए हैं, तो तुम भी अपनी लाइबिलिटी से फ्री, अदरवाइज बेचारे ये तो लटके हुए ही रहते। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे नहीं दिए या कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे कम दिए, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बचा हुआ पैसा देगा, या अगर कॉन्ट्रैक्टर ने दिया ही नहीं था तो पूरा पैसा इसको देना पड़ेगा। हालांकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फिर बाद में किससे ले लेगा? कॉन्ट्रैक्टर से, क्योंकि देना तो कॉन्ट्रैक्टर को देना, तो अपन उससे बाद में रिकवर कर देंगे। आई क्या बात समझ में? बोलो हाँ या ना। जैसे होता कैसा है कॉन्ट्रैक्ट में काम, एबीसी लिमिटेड बात कर लेगी मिस्टर वर्मा से कि एक आदमी का मैं तुमको 600 रुपए सप्लाई करूंगा, तुम एक आदमी दोगे उसके मैं 600 रुपए तुमको दूंगा, बराबर बात। और ऐसा करके 50 लोग हमारे पास आ गए, हमने पूरा पैसा किसको दे दिया? मिस्टर वर्मा को। अब मिस्टर वर्मा ने पैसे नहीं दिए तो बेचारे को इसको वापस से पैसे देने पड़ेंगे। क्या क्लियर है बात यहां तक की? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अगर कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट करता है मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे ले लिए किससे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से, पर किसको पैसे नहीं दिए? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। तो पता है गवर्नमेंट क्या करेगी? तुमने जो अमाउंट डिपॉजिट करा था ना, उस डिपॉजिट वाले अमाउंट में से उसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने डिफॉल्ट किया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में से पैसा एडजस्ट कर लेगी। याद करो जब सेक्शन पहली बार आया था कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, तो अपन ने पढ़ा था कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट इसीलिए जमा करवा रहे हैं अपन, क्यों? ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पैसे देने से चूके ना। अगर गलती हुई तो अपन ये वाला पैसा इनका जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। आई बात समझ में? हाँ या ना? ध्रुव बराबर बात है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अव्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो नहीं है कंफ्यूजन? गुड, चलो 55 तक पढ़ो, 55 तक रीड करो। अभी तुमसे ही पूछूंगा 54 और 55 पढ़ लो फटाफट।
बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? अरे बराबर चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके अंदर? नया है ये, ध्यान रखना, नया हमारे लिए भी और नया इंस्टीट्यूट के लिए भी, पहली बार ही पूछ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 10 नंबर का इसमें से पूछ सकते हैं। सेक्शन नंबर 56 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सेक्शन 56 इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिसीव एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट देयर वर्क एक्सपीरियंस। लो भाई, काम किया है उसका क्या मिलेगा इन लोगों को? एक्सपीरियंस। भले ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पढ़ ना पाए पर इन्हें मिलेगा जरूर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैन डिमांड एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बंद है क्या ये? हेलो, अब बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिमांड कर सकते हैं। कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मस्ट इशू द सर्टिफिकेट ऑन डिमांड। सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर होगा और उन्होंने क्या क्या काम जाकर के किया वो इशू करेगा। कौन इशू करेगा भाई? ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर। बराबर, फालतू सी बात थी, खत्म। इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 57 मार्क करिए पहले तो इंपॉर्टेंट, फिर पढ़ना चालू करेंगे। सेक्शन 57 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन द कोर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो पहले नाम पढ़ो सेक्शन का। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना। किस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम नहीं करवाया जा सकता? कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द कोर एक्टिविटी ऑफ अ एस्टेब्लिशमेंट। कोर एक्टिविटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब पता है क्या होता है? मेन काम। जो आपका क्या है? मेन काम। मेन काम आपको किससे करवाना है? परमानेंट एम्प्लॉय से। किससे करवाना है? परमानेंट एम्प्लॉय से। किससे नहीं करवाना? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। जैसे मान लो विद्योदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यहां पर बुक्स आती है जब प्रिंट होकर के, पुणे से आती है सारी बुक्स, ठीक है, तो ट्रक में आती है बहुत सी बार बुक्स, तो महीने में 2 बार आती है। कितनी बार आती है? 2 बार। साल भर में कितनी बार आई? 24 बार। और ज्यादा मान लो, चलो 30 बार। ऐसा हुआ। अब 30 बार मतलब 1 महीने के काम करवाने के लिए हम 12 महीने तक के लिए लोग को रखेंगे क्या? नहीं। तो हम ये काम किससे करवा सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। किससे करवा सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। बराबर। काम कौन सा? ये लोडिंग और अनलोडिंग का बोलते हैं इसको, हाँ या ना? तो ये काम मैं किससे करवा सकता हूं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। क्यों? क्योंकि ये मेरा रोज का काम थोड़ी है, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं। अब इसी की जगह पर सोचो एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर है इंडिगो एयरलाइंस का ऑफिस, जिनका रोज का काम है प्लेन से सामान निकालना और प्लेन में सामान रखना। तो काम तो कौन सा ही है? लोडिंग और अनलोडिंग का। पर ये काम आप रोज कर रहे हो। ये काम करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रख सकते। किसको रखो? परमानेंट एम्प्लॉयज को। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? कोर बिजनेस एक्टिविटी। आई बात समझ में? तो कोर बिजनेस एक्टिविटी करवाने के लिए किससे नहीं करवा सकते? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से नहीं। नाम ही क्या इनका? जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आते हैं थोड़े समय के लिए। तो अगर आपका काम कैसा है? परमानेंट नेचर का है, रेगुलर है, तो ऐसे केस में वो काम आपको इनसे नहीं करना। क्या बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? अब इसी के कुछ और इंस्टेंसेस यहां पर दिए हुए हैं। कौन से काम नहीं करवा सकते कॉन्ट्रैक्ट लेबर से? जो कोर एक्टिविटी के हो। इसको बाद में पढ़ेंगे, 1 मिनट। ये देखो कोर एक्टिविटी कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बताएगी जो बताएगी कि एक्टिविटी कोर है या नहीं। हो सकता है आपसे कभी कंफ्यूजन हो जाए, आप पे कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो गवर्नमेंट जो बोले वो काम आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो भी बोलेगी उस डिसीजन को क्या मान लिया जाएगा? फाइनल डिसीजन मान लिया जाएगा। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि कोर बिजनेस एक्टिविटी करवाना कॉन्ट्रैक्ट लेबर से अलाउड है क्या? नहीं। हालांकि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। कुछ कुछ केसेस में अलाउ कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में भी इंगेज इन द कोर एक्टिविटी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कोर एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, पर कब? जब वो एक्टिविटी सामान्यतः हर जगह ही किससे करवाई जा रही है? कॉन्ट्रैक्टर से। ऑर्डिनरी में नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करती है। जैसे कि आपको पता है ये जैगरी, मतलब जिसको गुड़ बोलते हैं अपन, जो गुड़ बनाने वाली कंपनीज होती है, ये पूरे साल नहीं चलती है, ये साल के 4 महीने 5 महीने चलती है। ठीक है, तो काम तो रोज का नहीं है, बराबर बात है। पर जब गुड़ की प्रोसेसिंग करवाएंगे, शुगर केन की जब प्रोसेसिंग करवाएंगे, तो वो है तो इनकी कोर एक्टिविटी,
पर फिर भी वो हम उससे काम किससे करवा लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। है हमारी कोर एक्टिविटी, फिर भी किससे करवा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, शुरू से ऐसा ही हो रहा है। बराबर बात समझ में आया? एक्टिविटी इज ऑर्डिनरीली कैरिड आउट थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, या फिर एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर द फुल टाइम वर्कर और मेजर वर्किंग आवर्स और द लॉन्ग पीरियड। जो हमारा काम है वो काम ही बहुत छोटे समय का है, काम तो हमारी ऑर्डिनरी है, काम तो हमारा कोर नेचर का है। वो कैसा है? बहुत छोटे समय का, उसमें फुल टाइम वर्कर की जरूरत नहीं है। अरे यार तुमने आगे चल के अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कोड ऑफ वेजेस, जहां पर गवर्नमेंट ने यह भी बोल रखा है कि एक आदमी को अगर तुम एम्प्लॉय करते हो पूरे दिन के लिए तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, 800 रुपए पे करने पड़ते हैं अगर एक आदमी को आपने रखा तो। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मेरा काम 2 घंटे का है। कितने का है? 2 घंटे का। अब मैं उसको 8 घंटे के लिए अगर रख लूंगा तो पैसा मुझे पूरे 8 घंटे का देना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे तो तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर दे दो जिसको मैं 2 घंटे का पैसा दे दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा नहीं है जिसमें मैं पूरे दिन काम करवाऊं उससे। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? क्लियर है? जैसे कि मान लो, थोड़ा सा फिक्शनल एग्जांपल ही है पर फिर भी चला सकते हैं अपन। जैसे ये टीचिंग का मान लो, चलो ये तो लगता भी है यहां पर। जैसे विनीत सर पार्ट टाइम आते हैं यहां पर सुबह 8 से 12। ऑर्गेनाइजेशन की कोर एक्टिविटी है ना पढ़ाना, विनीत सर भी आकर के पढ़ाई रहे, पर वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। वो कैसे हैं? पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट लेबर में उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, क्योंकि वो यहां पर कैसे काम कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके लिए हमें फुल टाइम की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। तो कर तो कोर एक्टिविटी रहे, पर कोर एक्टिविटी भी किससे करवा रहे हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। क्या ऐसे करवाया जा सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि फुल टाइम वर्कर की उस एक्टिविटी में जरूरत ही नहीं है। क्या आप क्लियर है बात? हाँ या ना? देखो एग्जाम में क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ाने से पहले इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, क्योंकि इसको पहले पूछ चुके हैं। पहले ये सेक्शन 10 हुआ करता था, अभी इसे बदल करके इन्होंने सेक्शन शायद 57 है ना, ये वाला सेक्शन 57 कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस से एग्जाम में आएगा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वो पूछेंगे आपसे कि एक एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है जो अपनी कोर एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट लेबर से करवा रही है, बताओ ऐसा करवा सकते हैं या नहीं? तो तुमको पूरा का पूरा 57 वहां पर लिख करके आना पड़ेगा। क्लियर है बात? या फिर देर इज अ सडन इंक्रीज इन द वर्क। अरे भैया काम एकदम से बहुत सारा बढ़ गया, काम एकदम से बढ़ गया मतलब अभी 10 दिन तक काम है, 10 दिन के बाद काम नहीं है। तो 10 दिन तक काम है तो फिर किससे करवा लो? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से, भले ही वो कैसा हो? कोर। भले ही वो आपका मेन काम हो, पर 10 दिन बाद तो खत्म हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे केस में परमानेंट एम्प्लॉय रखने से कोई मतलब नहीं। क्या क्लियर है यहां तक की बात? दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान रखना इसका। क्लियर? यही वाला सेक्शन बचा था क्या सिर्फ पढ़ने का? 57 पढ़ो एक बार, 57 रीड करो, इसके बाद अलग तरह की कहानी चालू होगी।
कहां जा रहे हो तुम लोग? जा कर रहे हो? तो ये कब बोला मैंने कि टेस्ट तुम लोगों का नहीं है?